नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं ताबिश हुसैन, देख रहा है इंडिया। ये खास कार्यक्रम लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। शुरुआत एक हादसे की खबर से करते हैं। कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको दुखी कर दिया। यहां पर एक बस हादसे का शिकार हुई और जिस तरह से हादसा हुआ उसने एक बड़ी फिक्र पैदा कर दी है। दरअसल एक बस बाइक से टकराई और आग का गोला बन गई। बस में उस वक्त 41 लोग सवार थे। इस वक्त यह हादसा हुआ, उनमें से 20 लोगों की मौत हो चुकी है और जो लोग खिड़कियां तोड़कर निकलने में कामयाब रहे, सिर्फ उन्हीं की जान बच पाई और बाकी लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। इस हादसे के बारे में इस खास रिपोर्ट को जरा देखिए, किस तरह से यह हादसा हुआ और कई गंभीर सवाल इस हादसे ने खड़े कर दिए। ये 3 तस्वीरें देखिए जिनमें बसें आग का गोला बन गई। पहली तस्वीर 14 अक्टूबर की है। यह हादसा जैसलमेर में हुआ जिसमें 24 लोग जिंदा जलकर मर गए। उसके बाद 20 अक्टूबर को बीकानेर में पटाखे की चिंगारी से एक बस जलकर खाक हो गई। और तीसरी तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के कुरनूल की, जहां एक बस बाइक से टकराई और आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। इसी महीने बसों में इस तरह की आग लगने की घटनाओं ने दहशत फैला दी है। हादसों के बाद कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जो गंभीर सवाल पैदा करती हैं। ताज़ा घटना आंध्र प्रदेश के कुरनूल की है। एक निजी बस की बाइक से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस आग के गोले में तब्दील हो गई। इन तस्वीरों को देखिए कैसे इस बस से भयानक लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये बस का पिछला हिस्सा है, जहां पर कांच को तोड़कर बाहर निकले लोग, क्योंकि हर जगह की जो ग्लास है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था और यहाँ पर कांच को तोड़ा गया और उसी से कुछ लोग बाहर निकल पाए थे। और जैसे आप देख सकते हैं, लोग अपने कपड़ों के साथ भी यहाँ से निकले हैं। उनका जो कार्गो है वो यहाँ पे रहा होगा। जैसे दिख रहा है, एक बक्सा है जिसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं। बहुत सारे तो जल ही गए हैं और यहीं पर ऊपर स्लीपर बस में बहुत सारे लोग सोए हुए थे। 3 बजे सुबह के बजे हुए थे और सब गहरी नींद में थे जब एक बाइक, कहा जा रहा है कि इस गाड़ी के नीचे आया और जिसकी वजह से एक स्पार्क चल गया और उसके बाद पूरी तरह से बस में आग लग गई। आग बुझाने के बाद बस की ये तस्वीरें देखिए। बस पूरी तरह खाक हो गई है, सब कुछ जल गया है और बस का सिर्फ एक ढांचा बचा है। बस में कुल 41 लोग सवार थे। जब आग लगी तो कुछ लोग बसों की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोग फंसे रह गए और इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जो लोग उस बस में सवार थे और किसी तरह अपनी जान बचा सके, उन्होंने बताया कि वो मंजर कितना खौफनाक था। आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों को पता नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग। पीछे इमरजेंसी एक विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल कुछ भी नहीं था, हैंडल नहीं था। तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेडबट किया। फिर जैसे जैसे ओपन हुआ तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था। आगे लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया। वो काफ़ी ऊपर है विंडो, तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो ऊपर ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। ये बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। शुक्रवार सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ। बस की एक बाइक से टक्कर हो गई। बाइक बस के नीचे आ गई और उसके ईंधन टैंक का ढक्कन खुल गया, जिससे भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 20 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि लोगों ने खिड़कियां तोड़कर निकलने की कोशिश की। जो सफल हो गए वो बच गए, बाकी की जान चली गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार घायलों और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद देगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कुरनूल जिले के चिन्ना टेकूर गांव के पास हुए भयानक बस हादसे के बारे में जानकर मैं सदमे में हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इससे पहले साल 2013 में भी इसी मार्ग पर एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जब एक बस जलकर खाक हो गई थी। इस हादसे में 45 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश CID द्वारा की गई जांच में डिजाइन संबंधी कई खामियां सामने आई थी। 14 अक्टूबर को हुए जैसलमेर बस हादसे में 24 लोगों की जान गई थी। इस अग्निकांड में मौके पर ही 19 यात्री मारे गए थे। बाद में इलाज के दौरान 5 अन्य यात्रियों की मौत हो गई थी। वहां भी लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी।
राजस्थान के जैसलमेर का यह हादसा हो या फिर कुरनूल का हादसा, जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि आखिर दुर्घटना के वक्त बस के दरवाजे जाम कैसे हो गए। इमरजेंसी गेट को भी लोगों को तोड़ना पड़ा, खिड़कियां तोड़नी पड़ी। अगर हादसे के दौरान लोग बस से बाहर निकलने में कामयाब रहते तो उनकी जान बच सकती थी। क्या लोगों की सुरक्षा के लिए बसों में कुछ खास तरह के इंतजाम नहीं होने चाहिए? इस तरह के कई सवाल हैं जो हाल में हुए इन बस हादसों से उठ रहे हैं। उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने कितना भीषण यह हादसा हुआ, और इस हादसे के बाद एक बार फिर से बसों में सुरक्षा को लेकर अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। बस में आग लगने के हादसे में जो अहम बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि बस के दरवाजे हादसे के वक्त क्यों नहीं खुल पाते। जान बचाने के लिए लोगों को खिड़कियां तोड़नी पड़ती हैं। क्या बस को मॉडिफाई करने से आग लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है? क्या बस में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ने एक बस में जाकर इन पहलुओं का रियलिटी चेक किया है। वो रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। जो दिल्ली से बसें चलती हैं, खासकर पूर्वांचल की तरफ जाती हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम आज एक बस में पहुंचेगी। और ये जो बस है जो खासकर लंबी दूरी की यात्राएं करती है, तमाम सारे जो यात्री हैं वो इस बस का सहारा लेकर अपने घरों तक जाते हैं। ये बस कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में हम जो पड़ताल है वो करने के लिए इस बस के अंदर आप पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे एक सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो लगा हुआ है। बस के ड्राइवर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस कितनी ज़्यादा सुरक्षित है इसके लिए हम बात करेंगे। जो इंटरसिटी के जो सीनियर मैनेजर हैं उनसे हरीश जी से बात करेंगे। हरीश जी, ये बताइए इस बस की जो क्षमता है वो कितनी है? इस बस में टोटल 42 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 42 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और जो यात्री इसमें ट्रैवल करते हैं, क्या उनको टिकट के आधार पर उन्हें दिया जाता है या फिर रास्ते में भी उन्हें पिकअप किया जाता है? नहीं, सिर्फ बोर्डिंग हमारी डेजिग्नेटेड पॉइंट से होती है, कश्मीरी गेट से होती है या फिर आनंद विहार ISBT होती है। अच्छा। और जो पैसेंजर ने सीट बुक की थी उसको वही अलॉट की जाती है। बस हम देख रहे हैं अंदर AC भी लगी हुई है, तमाम जो लाइटें हैं वो भी लगी हुई हैं। तो क्या बस को मॉडिफाई किया गया है या फिर किस तरह से इसे मेंटेन किया गया है? नहीं सर, बस को मॉडिफाई नहीं किया गया है। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो बिल्डर हैं, बस कोच बिल्डर हैं, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही पूरी बसें बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अगर बात करें तो कभी अगर इमरजेंसी जैसे हालात हो जाएं, आपातकालीन स्थिति हो जाए, तो फिर क्या यहाँ पर आपातकालीन द्वार जो है वो बस के अंदर है या फिर किस तरह से जो आपात स्थिति में कैसे यात्री जो हैं वो अपना बचाव कर सकते हैं? सर, इसमें एक तो हमारे पास इमरजेंसी हैमर होता है हर एक सीट पे, जिससे पैसेंजर क्रैक करके ग्लास को बाहर निकल सकता है। और हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी गेट भी है जिसको पैसेंजर ओपन करके इमरजेंसी सिचुएशन में उनको बाहर जा सकते हैं। एक बार खोल के दिखाइए कि ये आप देख पाएंगे इमरजेंसी एग्जिट जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा और इसके ठीक ऊपर जो कैमरा है वो भी लगा हुआ है। तो किस तरह से ये जो बस है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जानकारी जो है वो सीनियर मैनेजर की तरफ से दी जा रही है। सामने आप देख पाएंगे जो कैमरा है वो लगा हुआ है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो भी यहाँ पर है। तो जिस तरह से जो सीट की व्यवस्था है, अलग अलग जो सीट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अंदर बस की बात करें तो AC भी लगी हुई है, लाइट भी है। तो कहीं ना कहीं बस को पूरी तरह से अपडेट किया गया है और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसी के अनुसार इस बस को मेंटेन किया गया है। तो इस तरह की जो तस्वीर है वो फिलहाल बस के अंदर है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो बस के जो ड्राइवर हैं, अगर आपात स्थिति होती है तो किस तरह की सावधानी जो है वो उनकी तरफ से बरती जाती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो बस के ड्राइवर हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? कन्हैया लाल। कन्हैया जी, ये बताइए अगर आपात स्थिति हो जाए तो क्या आपको इंस्ट्रक्शन है वो मिला हुआ है और आपात स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? सर, अभी पहले तो हम गाड़ी को किनारे लगाएंगे सुरक्षित जगह पे, उसके बाद सारे पैसेंजर को जितनी जल्दी हो सकेगा उतार देंगे। और हमारे पास फर्स्ट एड किट भी रखा हुआ है और फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, आग बुझाने वाला। और बाकी जो फिर उसके बाद 112 नंबर डायल करेंगे, 108 नंबर भी डायल करेंगे, जैसे भी हो सकेगा। लंबी यात्रा जो है वो करते हैं लगातार, तो कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से कहाँ तक लेके जाते हैं? दिल्ली से गोरखपुर चलते हैं इसमें। दिल्ली से गोरखपुर? जी जी। आजमगढ़ भी जाते हैं? आजमगढ़ भी हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। तो दिल्ली से गोरखपुर या दिल्ली से आजमगढ़ जो यात्रा है, लंबी दूरी की यात्रा जो है वो इस बस के माध्यम से तय की जाती है। जो CCTV कैमरे से लैस ये जो बस है वो आपको नज़र आएगी। अलग अलग जो सुविधाएँ हैं
यात्री जो लंबे सफ़र की यात्रा करते हैं इस बस के सहारे, उनका जो ध्यान है वो खासकर जो ये प्राइवेट बस संचालक है उनकी तरफ से रखा गया है। और ये भी आश्वासन दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि बस जो भी यात्री यात्रा करते हैं उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अब एक और मामले के बारे में आपको बताते हैं। यूपी के कासगंज में एक मामूली विवाद पर इतना विवाद बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पथराव हुआ, जिससे बाजार में यहां पर अफरा तफरी मच गई। एक पक्ष ने पहले पथराव और फायरिंग की और उसके जवाब में फिर दूसरे पक्ष ने भी उन पर हमला कर दिया और इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें यूपी के कासगंज की हैं। एक शख्स खुलेआम हवा में तमंचा चला रहा है, फिर एक शख्स साथ खड़े होकर गोलियां चलाने लगता है। उन्हें न तो किसी की जान की फिक्र है और न ही कानून का कोई डर। आसपास लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन कोई भी दोनों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शराब पीने को लेकर कुछ लोगों में कहासुनी हो गई। बात गाली गलौज, पथराव और फायरिंग तक पहुंच गई। इस विवाद में मारपीट और कई राउंड फायरिंग की गई। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने और शराब पीने पर यह विवाद शुरू हुआ था। थोड़ी देर बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान काफी पथराव और फायरिंग हुई। पूरी घटना में कुल 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति नाजुक है। लेकिन यहाँ चोट लगी बैठी है, उनको मेडिकल तो कराओ कम से कम। किसने मना किया है? अभी आपने जो कहने पे किया है। पथराव की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। यदि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो लेकिन अराजकता फैलाएगा तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी कहीं पे भी अराजकता फैलाता है तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, अभी तक हम लोगों को संतुष्ट किया गया है। सभी ने कहा है कि 2-3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति है जिसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उस व्यक्ति की अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मौके से लाइसेंसी राइफल, अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दो समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा असले से फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असलहों को भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया है। हालांकि पुलिस ने संवाद स्थापित कर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लहरा रोड पे घटना हुई, 2 समुदायों में घटना हुई। हमारे एक कार्यकर्ता मुकेश ने पुलिस की मदद करना चाहा, उनको बताना चाहा, क्योंकि उनके मोबाइल में कोई एक वीडियो रिकॉर्ड थी, उन्होंने बताना चाहा, तो उस पर हमारे ही कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया था, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में रोष भी था। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। इनमें से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज में मामूली कहासुनी की घटना को जिले के अफसरों ने हल्के में लिया और नतीजा ये हुआ कि 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक तरफ से जमकर पथराव हुआ तो दूसरी तरफ गोली से जवाब दिया गया। खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? यानी योगी राज में एक बार फिर अफसरों की लापरवाही बड़ी भारी पड़ सकती थी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एनडीटीवी इंडिया, कासगंज। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई।
जिसमें पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी और पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। फैसल नाम के इस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इस पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या जैसे गंभीर मामले भी दर्ज थे। हालांकि इस मुठभेड़ में दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आए दिन बदमाश ढेर किए जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं। पुलिस फुल एक्शन मोड में है। इस बार यूपी के शहर शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी व पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर को पुलिस ने ढेर कर दिया है। जिस कुख्यात शार्प शूटर को ढेर किया गया है उसका नाम है फैसल और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आपको बताते हैं कि फैसल कौन था। ये मुख्तार अंसारी का खास था। संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। 2 दर्जन से अधिक लूट के मामले दर्ज थे। हत्या के मामले में भी केस दर्ज था। जानकारी हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में एनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज हैं। ये जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे हैं पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। मारे गए फैसल नाम के बदमाश ने मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज़ादा नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। मुठभेड़ में एसओजी पुलिस का एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बदमाश के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की है। इसके अलावा कुछ अवैध तमंचे और कारतूस भी फैसल के पास से मिले हैं। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज़ादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। आज हमारी पुलिस ने काफी अच्छा इसमें काम किया, क्योंकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। हुआ कुछ यूं कि बीती रात कैराना के गांव बरनावी निवासी जीतराम मेरठ करनाल हाईवे से अपने गांव जा रहे थे। गुरुवार रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनसे हथियारों के बल पर बाइक, 3000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। एसपी एनपी सिंह ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस को बुलाया। पुलिस उन चौसाना मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस पर हुए इस हमले की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों की फायरिंग में एसओजी का सिपाही दीपक भी जख्मी हुआ। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने बदमाश फैसल को मृत घोषित कर दिया। सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। मारे गए बदमाश पर लूट, हत्या, रंगदारी समेत करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। वो शामली में मंगलौरा में हत्या और महिलाओं से कुंडल लूट में वांछित रहा था। पुलिस ने बदमाश से 2 बाइक, 2 पिस्टल, 32 बोर व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कभी मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा के लिए शूटर के तौर पे काम करने वाले फैसल का अंत होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग राहत की सांस लेंगे। 24 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। ऐसे में यूपी पुलिस ने बता दिया कि यूपी पुलिस पर फायरिंग करने वाला, यूपी पुलिस पर हमला करने वाला किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और इस एनकाउंटर के साथ ही यूपी पुलिस ने बीते 8.5 सालों में ये 258वां शिकार किया है। शामली से अपने सहयोगी पंकज प्रजापति और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में गुरुवार देर रात एक पत्रकार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पॉश इलाके में हुई पत्रकार की हत्या की वारदात के बाद सनसनी फैल गई।
मृतक पत्रकार का कुछ लोगों से एक दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और वहीं इस घटना में शामिल एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसके पैर में गोली लगी है। ये तस्वीरें एक पत्रकार की हैं जो यूपी के प्रयागराज में रहता था। कुछ दिन पहले उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया था और उसके बाद बदमाशों ने इस पत्रकार का क्या हाल किया वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। बदमाशों ने चाकुओं से गोद गोद कर उनकी हत्या कर दी। जिस पत्रकार की हत्या हुई उनका नाम लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू था। वो पहले डिश केबल का काम करते थे, बाद में पत्रकारिता के पेशे से जुड़ गए। उनकी उम्र 52 साल थी और एक विवाद के चलते बदमाशों ने उनका ये हाल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार देर शाम उनके ऊपर प्रयागराज के सबसे पौष इलाके कहे जाने वाले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के होटल हर्ष के पास कुछ लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक लक्ष्मी नारायण सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के चचेरे भतीजे थे। सरेआम हुई हत्या की वारदात के बाद हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है कि उन्हें भी हत्या के पीछे की असली वजह अभी पता नहीं है और कम से कम 25-30 बार चाकुओं से हमला किया गया। मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर यूबी यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने घायल हालत में पत्रकार एलन सिंह को मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई। और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विशाल के दोनों पैरों में 3 गोलियां लगी हैं। घायल हत्यारोपी विशाल को SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल शर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एक दिन पहले पत्रकार एलन सिंह का किसी बात को लेकर हत्यारोपियों से विवाद हुआ था। हत्यारोपी विशाल ने अपने एक और साथी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। उनके मुताबिक मुख्य आरोपी विशाल को पुलिस रिमांड पर लेकर भी पूछताछ करेगी। घटनास्थल का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य इकट्ठा किए गए और चश्मदीदों से भी जानकारी जुटाई गई। किसी बात को लेकर मृतक पत्रकार एलन सिंह का एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था,
जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है, इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा और अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चाओं में आने की वजह कुछ और है। उनकी बहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिक्योरिटी की मांग कर रही है। तौकीर रजा की बहू निदा खान ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। आप भी इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अभी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर। मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रशासन से एक खास अपील भी की है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। तौकीर रजा की बहू निदा खान ने दावा किया है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी तौकीर और उनके खानदान की होगी। निदा खान का दावा है कि उन्हें कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। खुलेआम लाइव थ्रेट्स देते हैं, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरह की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल से बात करने के लिए तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। निदा खान का घरेलू विवाद को लेकर एक मुकदमा अपने ससुराल के खिलाफ चल रहा है। निदा खान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर अपनी जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। निदा खान की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि उन्हें लगातार तौकीर से जुड़े हुए लोग 26 सितंबर की घटना के बाद धमकियां दे रहे हैं। इस विदेशी नंबर से फोन कर और सोशल मीडिया के जरिए धमकी भेजी जा रही है। निदा का दावा है कि घर से बाहर जाने पर कुछ लोग इनका पीछा भी करते हैं। एनडीटीवी ने निदा खान से बात करके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की। कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा या अगर फोन यूज करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जाने इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफर कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज उन्होंने करी है। तौकीर रजा की बहू निदा का कहना है कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत खानदान में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही विवाद हो गया था। इससे जुड़ा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। निदा कहती हैं कि इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ, उन पर हमला भी किया गया। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई उसको लेकर निदा कहती हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, इसलिए वो चुप रहीं और कुछ भी बोलने से हिचक रही थी। हालांकि जब तौकीर के फॉलोअर्स नहीं हिचकते हैं, ना ही डरते हैं, इसलिए अब सामने आना पड़ा। यहाँ भी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ, और मेरा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खराब है। तौकीर रजा के आह्वान पर 26 सितंबर को बरेली में हिंसा हुई थी। इस मामले में मौलाना तौकीर समेत 100 से अधिक लोग जेल में बंद हैं। इसी बीच कई दिनों बाद मौलाना तौकीर के खानदान की बहू निदा खान की तरफ से जारी वीडियो से तौकीर रजा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश से एक और खबर आपको दिखाते हैं सुल्तानपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने एक हत्या मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने सीधे एसपी को यहां पर फोन कर दिया और थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, इसमें पूरा मामला आपको विस्तार से समझ में आएगा। आपका कौन, मैंने आपसे कई बार कहा था, आपका जो कुशवाहा दरोगा है ये तो किसी लायक नहीं है। ये बैठ के यहाँ के तेल लगाने का काम कर रहा है, उसको हटाइए यहाँ से भाई, विनोद पटेल को भी। और यहाँ पे चौकी इंचार्ज को अगर 1 महीने पहले कहा गया था, आपके सीओ साहब भी है माननीय विधायक जी, इसमें तुरंत शांत जो भी खराब बात है। और लड़के बच्चों को, माता जी को पीटा गया, आपकी पुलिस ने पीटा है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कादीपुर सीट से बीजेपी विधायक राजेश गौतम का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एसपी से फोन पर बात करते हुए पुलिस की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी कुंवर अनुपम सिंह से वो इस वीडियो में कह रहे हैं कि आपका थाना अध्यक्ष दीपक कुशवाहा थाना नहीं चला पा रहा है, साथ ही चौकी इंचार्ज दीपक पटेल भी चौकी नहीं चला पा रहा है। दोनों को तुरंत हटवाइए, नहीं तो मुख्यमंत्री से बात करूंगा और कहूंगा कि आप जिला नहीं चला पा रहे हैं। ये आपका कौन, मैंने आपसे कई बार कहा था, आपका जो कुशवाहा दरोगा है ये तो किसी लायक नहीं है। ये बैठ के यहाँ के तेल लगाने का काम कर रहा है, उसको हटाइए यहाँ से भाई। विनोद पटेल को भी, और यहाँ पे चौकी इंचार्ज को अगर 1 महीने पहले कहा गया था, आपके सीओ साहब भी हैं माननीय विधायक जी, सीओ साहब जानकारी दी गई, तो जो लड़का था कट्टा लहरा रहा था रामलीला में, शिकायत के उसके बाद सन्नाटा, कल उसको गरिया, उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़। मेरा सिर्फ है यहाँ का जो बिना दरोगा थाना के चल रहा है कुशवाहा किसी लायक नहीं है। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का है। इसी गांव के रहने वाले उमा शंकर दुबे बुधवार देर शाम को पशु चराने के लिए गए हुए थे। तभी बच्चों में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उमा शंकर उन बच्चों को रोकने लगे, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने इन पर लाठी चला दी। सिर में लाठी लगने से उमा शंकर की तत्काल मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों को कड़ी कार्यवाही का भरोसा दिलाया। नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। देर रात ही सूचना मिली कि घटना में शामिल बदमाश बाहर भागने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और अखंड नगर थाना क्षेत्र के नगरी अंडरपास के पास पकड़ना चाहा। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें विवेक और पिल्लू के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बुजुर्ग की हत्या के बाद खानपुर गांव पहुंचे विधायक राजेश गौतम से परिजनों ने पुलिस की बर्बरता की शिकायत की। मृतक के परिजनों और गांव वालों की बात सुनते ही विधायक ने जिले के एसपी कुंवर अनुपम सिंह को फोन किया। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए कहा। इस पूरे मामले पर ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायकों की अधिकारी नहीं सुन, क्यों नहीं सुन रहे हैं? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब विधायक जी लोगों की बात कौन सी नहीं सुनी जा रही, हमसे बताते तो हम सुनवाई देते उनका। किसी लायक नहीं उसको जब बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने एसपी को फोन किया, उसके बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो रही है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अखंड नगर थाना क्षेत्र दीपक कुशवाहा और चौकी इंचार्ज विनोद पटेल समेत 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक देसी जुगाड़ से बनी हुई खतरनाक कार्बाइड गन ने मध्य प्रदेश में कई बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली है। बच्चों के चेहरे जल गए हैं और ये सब दिवाली के मौके पर हुआ, क्योंकि बच्चे इस पटाखे वाली गन की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे थे। दिवाली से लेकर अब तक इस तरह के काफी मामले आ चुके हैं और अब भोपाल और ग्वालियर में प्रशासन ने इसे खतरनाक गन बताकर इस पर बैन लगा दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल में पिछले दिनों गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी कार्बाइन गन और इस प्रकार के किसी भी उपकरणों की खरीद, बेच और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। 2 लोगों पर एफआईआर भी हुई है। आपको बता दें कि अब तक कुल 300 से ज्यादा लोग इस कार्बाइड गन से घायल हो चुके हैं। दरअसल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, व्यापारी ऐसे प्रतिबंधित पटाखे, आतिशबाजी और गैर कानूनी मॉडिफाइड पटाखे नहीं बनाएगा, स्टोर नहीं करेगा और न ही बेचेगा या खरीदेगा जो लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। उनके बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोपाल से 43 कार्बाइड गन के साथ युवक को पकड़ा है। उसके खिलाफ विस्फोटक सामग्री की लापरवाही से उपयोग करने का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस खतरनाक गन के उपयोग से कई बच्चों की आंखें खराब हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर घायल व्यक्तियों एवं बच्चों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी को रेड क्रॉस के माध्यम से 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता
मौके पर ही उपलब्ध कराई। कैसे देखने लगे थे बच्चे? देश भर में दीपावली की रौनक थी, लेकिन इस जुगाड़ ने त्योहार में एक दो नहीं बल्कि कई परिवारों को दुख दिया है। ये गन प्लास्टिक पाइप यानी पीवीसी और कार्बाइड दाने से बनती है। ये तेज धमाका कर देने वाला उपकरण जिसे बच्चे पटाखे की तरह चला रहे थे, और फिर हुआ वो हादसा जिसने कई बच्चों की जिंदगियां बदल दी। भोपाल में करीब 186 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है। पटाखा बनाया था घर पे। वो बनाया था? हाँ। वो पाइप वाला? हाँ। फिर कैसे फट गया? कैसे चला रहे थे? उसको ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं, और उसको ऐसे आँख में देख रहे थे, चला गए तो वो चल गया। तो वहीं पटाखे बेचने वालों का कहना है कि ये कार्बाइड गन एक फेल आइटम है और हम इसे नहीं बेचते। ये बेहद खतरनाक गन है। ये कार्बाइड गन भी बिकती है क्या यहाँ? कार्बाइड गन सर बिल्कुल जो है हानिकारक है, और उसको जो है देसी आइटम से बनाया गया था, किसी ने पाइप जोड़ के, और इस चक्कर में जो है वो चीज़ सक्सेस नहीं थी, और ना ही ग्राहक जो है उसको चला भी नहीं पाते। अच्छा। क्योंकि वो उसके अंदर जो है कार्बाइड जाता है, फिर उसके अंदर गैस निकलती है, उसके बाद वो लाइटर से पीछे से उसको करते हैं, और ये जो है हानिकारक है ये चीज़। तो ग्राहक मांग रहे थे क्या आपसे? हाँ, इक्का दुक्का ग्राहक मांग रहे थे, मगर वो सक्सेस ही नहीं है आइटम, वो बिकता ही नहीं है, देसी आइटम है। हम तो सब ब्रांडेड पटाखे बेचते हैं अनिल के, और वही जो है सक्सेसफुल है। लेकिन बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाने वाली कार्बाइड गन आखिर बनती कैसे है और क्यों ये इतनी खतरनाक है, आइए समझते हैं। कार्बाइड गन दरअसल गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और आसानी से उपलब्ध कैल्शियम कार्बाइड से जुगाड़ की देसी गन बनाई जा रही है। इस गन में भरा कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही पानी से मिलता है वो एसिटिलीन गैस बनाता है। छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज विस्फोट होता है। इस प्रक्रिया की अनियंत्रितता और पाइप के टूटने पर निकलने वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े छर्रों की तरह शरीर में घुसकर गंभीर चोटें करते हैं, खासकर आंखों में। कई बार बच्चे झांकते हुए देखते हैं और उसी वक्त धमाका हो जाता है। आंख, चेहरे और कॉर्निया को गहरा नुकसान पहुंचता है। दिवाली पर पटाखों के बीच में पीवीसी पाइप से बनी देसी गन लोगों को काफी पसंद आई और लोगों ने जमकर इसकी खरीदारी की और सोचा बच्चों के लिए खुशियां खरीद रहे हैं। लेकिन इस गन ने कई मासूम लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में लोग इसी देसी गन से झुलसने के कारण डॉक्टर के पास पहुंचे। कई लोगों की आंख जख्मी हो गई। उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती से अब दोबारा ऐसी खतरनाक गन नहीं बिकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली में इन दिनों लोग एयर पोल्यूशन से काफी परेशान हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को इससे राहत मिल सकती है। दरअसल 28 अक्टूबर के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए पहली कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर ने संयुक्त रूप से क्लाउड सीडिंग परीक्षण उड़ान का सफल आयोजन किया है, और ये एक्सपेरिमेंट पायरो तकनीक से किया गया है, जिसमें एक प्लेन के जरिए विशेष फ्लेयर्स को बादलों में छोड़ा जाता है, और पर्यावरण मंत्री ने इसे प्रदूषण नियंत्रण में मील का पत्थर भी बताया है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली NCR में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। दिवाली के बाद AQI में बढ़ोतरी हुई है और सुबह सुबह हवा में धुंध नजर आने लगी है। अब दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने की दिशा में पहला कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर ने संयुक्त रूप से क्लाउड सीडिंग परीक्षण उड़ान का सफल आयोजन किया। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा हो सकती है। ये परीक्षण पायरो विधि से किया गया, जिसमें विशेष प्लेयर्स का उपयोग किया गया है। प्रदूषण से जंग में राजधानी में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बृहस्पतिवार को पहली क्लाउड सीडिंग परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। ये उड़ान दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित की गई, जिसमें विमान, सीडिंग प्लेयर्स और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की तैयारियों का परीक्षण किया गया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे प्रदूषण नियंत्रण में मील का पत्थर बताया। क्लाउड सीडिंग होती क्या है? ये बादलों को बीज देने जैसी प्रक्रिया है। हवाई जहाज से बादलों में छोटे कण डाले जाते हैं, जो पानी की बूंदें या बर्फ के टुकड़े बनाते हैं। इससे बारिश तेज हो जाती है। मौसम को बदलने की एक सुरक्षित तकनीक है। भारत में सूखा, बाढ़ और प्रदूषण बड़ी समस्या है।
दिल्ली में सर्दियों में स्मॉग से सांस की बीमारी बढ़ जाती है। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कर धूल पदार्थ धोए जा सकते हैं। 2025 में दिल्ली सरकार पहली बार इसे आजमा रही है। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सूखा, बाढ़ और प्रदूषण से निपटने में मदद के लिए होता है। दिल्ली में स्मॉग से बीमारी बढ़ती है। कृत्रिम बारिश से धूल पदार्थ धोए जाते हैं। 2025 में पहली बार दिल्ली में इसका इस्तेमाल होगा। क्लाउड सीडिंग का खर्च जगह, तरीके और आकार पर निर्भर करता है। बड़े प्रोजेक्ट में सालाना 8 से 12 करोड़ रुपए खर्च होता है। फायदा ज्यादा, जैसे अमेरिका में 20 से 40 मिलियन डॉलर का लाभ मिलता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह सफल परीक्षण उड़ान दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक मील का पत्थर साबित हुई। सभी तैयारी पूरी होने के बाद राजधानी अब 28 से 30 अक्टूबर के बीच पूर्ण पैमाने पर क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा परीक्षण के लिए तकनीक रूप से तैयार है। ये दिल्ली के लिए पहली बार है, तो अब उम्मीद यही है कि दिल्ली एनसीआर में क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा के बाद प्रदूषण में गिरावट आएगी और हवा फिर से सांस लेने लायक हो जाएगी। और अब बात करते हैं छठ की। कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली, पटना, मुंबई, तमाम जगहों से छठ की तैयारियों की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। दिल्ली में यमुना के घाटों को साफ किया जा रहा है और इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा अब बस एक दिन दूर है। बिहार समेत देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। शनिवार को नहाय खाए की परंपरा के साथ सूर्य उपासना की शुरुआत होगी। पर्व को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। तो वहीं पटना में छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। घाट लगभग सजकर तैयार हो गए हैं। इस वक्त देखिए मैं खड़ी हूँ जेपी सेतु घाट पर, जिसको आप यहाँ पर दूर आपकी जहाँ तक नजर जा रही है गंगा जी का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जेपी सेतु घाट है जहाँ पर लोगों का आना जाना, यूँ तो अमूमन लोग आते ही हैं यहाँ पर, लेकिन अब छठ महापर्व को देखते हुए विशेष तैयारियां हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जेपी सेतु जो यहाँ पर पटना सिटी को सोनपुर से जोड़ता है। इधर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है बाकी तैयारियां भी दिख रही हैं। इसके अलावा पार्किंग के अलग से स्पेस जो है यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जब भीड़ हो तो भीड़ को मैनेज किया जा सके। अगर दिल्ली की बात करें तो 70 से ज्यादा घाटों पर तैयारी तेज हो गई है। छठ पूजा के लिए यमुना घाटों को साफ किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि किस तरह से घाटों को साफ किया जा रहा है। इतने सालों से आपका चैनल सब लोग दिल्ली कवर कर रहे हैं। छठ आ रही है, छठ पूजा हर साल ही आती है। फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैमरों में फ़र्क दिखाई दे रहा है, लोगों को फ़र्क दिखाई दे रहा है। सरकार ज़मीन पर है, तैयारियां दिख रही हैं। और जो हमने एक संकल्प चुनाव में किया था, हमने ये कहा था कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में छठ पूजा यमुना पर बैन कर दी थी। लोग जो आने लगे छठ पूजा करने के लिए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, जेल गए लोग। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि छठ पूजा यमुना मैया के तट पर होगी और पहली छठ पूजा है सरकार बनने के बाद, और हम अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है और यहाँ घाटों पे ये पूरी हम लोगों ने बैम्बू की जो है वॉल क्रिएट कर रहे हैं, और जिससे कि लोग इससे आगे ना आए। इससे आगे पानी गहरा है, तो जो भी पूजा लोग करेंगे वो इस बाउंड्री के पीछे ही लोग पूजा करेंगे। देख रहा है इंडिया।